अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह गुज़श्ता माली साल में 21 बरस की बुलंद तरीन सतह 7.1% तक पहुँच गई है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी खैबर पख्तूनख्वा में, इसके बाद पंजाब, जबकि सबसे कम बेरोजगारी सिंध में है। बेरोजगारी की शरह 2021 में 6.3% थी। 7.1% की बेरोजगारी 2003-04 के बाद सबसे ज़्यादा है, तब यह शरह 7.7% थी। इसके बाद से बेरोजगारी की शरह 5.3% से 6.9% के दरमियान ही रही। 2018-19 में शरह बेरोजगारी 6.9% थी। करीबन 180 लाख काम करने की उम्र की आबादी में से करीबन 118 लाख यानी हर 3 में से 2 अफराद बिला मुआवजा काम कर रहे हैं, जैसे सफाई, पानी लाना, बच्चों की देखभाल और मुर्गियां पालना वगैरह। कुल 5.9 लाख बेरोजगार अफराद में से 4.6 लाख यानी 77.5% पढ़े लिखे अफराद हैं। करीबन 10 लाख अफराद डिग्रियों के बावजूद बेरोजगार हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगार अफराद की उम्र 15 से 29 बरस के दरमियान है। इसके बाद 15 से 24 बरस की उम्र के अफराद हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की शरह 9.6%, खैबर पख्तूनख्वा में 7.3%, पंजाब में 5.5%, बलोचिस्तान में और 5.3% सिंध में है। मईशत नए रोजगार देने के लिए मौक़े पैदा ही नहीं कर रही है। हर साल 3.5 लाख अफराद लेबर मार्केट में दाखिल होते हैं। ज़राअत के शोबे का मजमूई रोजगार में हिस्सा 4% कमी के साथ 33.1% रह गया है। मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा भी मामूली उसके साथ 14.4% रहा, जो बुलंद शरह सूद, तवानाई के ज़्यादा नर्ख और भारी टैक्सों की वजह से सनतों को दरपेश मसाइल की निशानदही कर रहा है। थोक और परचून तिजारत में रोजगार का हिस्सा बढ़कर मजमूई रोजगार का 16% हो गया है। लेबर फोर्स में शमूलियत की शरह जो 10 बरस से जायद उम्र की आबादी के मुकाबले में शुमार की जाती है, 44.9% से बढ़कर 46.3% हो गई है। इस सर्वे के मुताबिक लेबर फोर्स की तादाद 2020-21 में 71.8 लाख से बढ़कर अब 2024-25 में 83.1 लाख हो गई है, जो हर साल 3.5 लाख यानी 35 लाख अफराद के इजाफे की निशानदही करती है। वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक बेरोजगारी में इजाफे की बुनियादी वजह IMF प्रोग्राम और मौसमियाती तबाहकारियां हैं। आलमी कीमतों के चक्कर ने भी रोजगार की सूरत हाल पर असर डाला है। गुज़श्ता चंद रोज में ये दूसरी रिपोर्ट है जो पाकिस्तान ने IMF के तकाज़ों के तहत जारी की है। इससे पहले गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी जारी की गई थी। अब बेरोजगारी में इजाफे की जो वजूहात भी हों, मगर ये सवाल अपनी जगह अहम है कि मुल्क में मौशी पॉलिसीज 3 साल 7 माह से तकरीबन एक ही रही हैं। इसके बावजूद इस तरह के हकायक इन पॉलिसीज की सिमत को दुरुस्त करार दे रहे हैं या गलत, इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 3 साल 7 माह से जारी माशी बंदोबस्त, बेरोजगारी 7.1%, 80 लाख अफराद बेरोजगार। क्या हुकूमत की माशी सिमत ही दुरुस्त नहीं? जैगम साहब, जो नंबर्स ये रिपोर्ट दे रही है, जो ग्राउंड रियलिटी ये रिपोर्ट बता रही है, किस तरीके से उसको ट्रांसलेट करेंगे? माशी नमू मुसलसल 3% से कम है। क्या सियासी अदम इस्तेहकाम असल मुजरिम है, या फिर कहा जाए कि मालियाती इदारों के सख्त फैसलों की बाइस हमें यहाँ पर बेहतरी नहीं दिखती? कायदे मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो कहा है कि पाकिस्तान उड़ान ले चुका है। आप यहाँ बुरी बुरी खबरें बता रही हैं। देखिए, ग्रोथ का क्योंकि आपने पूछा है तो बड़ी सादा सी मैथमेटिक्स है। 1% जब आपकी ग्रोथ होती है, यानी पाकिस्तान जब 1% से तरक्की करता है तो 4 लाख नौकरियाँ निकलती हैं। गुज़श्ता 20 साल में पाकिस्तान की जो तरक्की की रफ्तार रही है वो रही है कोई 3-3.5%। क्या मतलब कि नौकरियां निकल रही हैं कोई 15-1 लाख, 15-20 लाख हर साल। और अगर हम देखें जो ये लेबर फोर्स सर्वे बताता है कि 2021 से लेकर 2025 तक कोई हर साल 28 से 30 लाख ऐसे लोगों का इजाफा हुआ है जिनको काम चाहिए, जो वर्किंग पॉपुलेशन है। इसका मतलब है हर साल कोई 10 लाख लोग, 15 लाख लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं और जो बेरोज़गारों की फ़ौज में इजाफा कर रहे हैं। यानी जब तक आपकी ग्रोथ 6% पर नहीं होती उस वक्त तक बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी। तो क्राइसिस क्या है? सबसे बड़ा क्राइसिस आपका ग्रोथ का, कि मईशत बढ़ नहीं रही। अब मईशत क्यों नहीं बढ़ रही? आप IMF पे इल्ज़ाम दे दें, हकीम को इल्ज़ाम दे दें,
बीमारी तो हकीम ने नहीं लगाई। हकीम बहुत बुरा होगा, बड़ा सख्त टीका लगाता है और उसका काम ही नहीं है ग्रोथ देना, वो आपको मुसीबत से बचाता है ताकि आप उधार वापस अदा कर सकें। ग्रोथ वापस लाना आपका काम है, स्टेबलाइजेशन में हेल्प करना उसका काम है। स्टेबलाइजेशन में उसने हेल्प कर दी, अब आप ग्रोथ लाएं ना। आपका ग्रोथ मॉडल तो अपना नाकाम है। खुद आप IMF के पास भागते हैं जब बूम और बस्ट में से बस्ट में फंसते हैं, जब नीचे गिरते हैं तो मदद के लिए भागते हैं। वो स्टेबलाइजेशन में आपकी हेल्प कर देता है, आप स्टेबलाइजेशन आपकी हो जाती है, तो फिर ग्रोथ किसने करनी है? वो तो IMF का काम नहीं है। आपकी अपनी एलिटिस्ट इकानमी बढ़ने को तैयार ही नहीं है, तो उसका क्या कसूर है? और देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, ये जो हम फिगर्स देख रहे हैं बेरोजगारी के, जो आप बता रही हैं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसमें जो काम मैं करने नहीं बता वाले रही, हैं, ये हुकूमत हमें रिपोर्ट में बता रही है। ज़ैगम साहब, ये तस्दीक करें, ये नंबर मेरे नहीं है। जी, मैं उसी रिपोर्ट के हवाले से ही बात करूं। मगर मुझे आपका कमेंट इस पे भी चाहिए कि ये ग्रोथ मॉडल हमारा जो है वो क्यों है, अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा, और क्या कभी हमारा ग्रोथ मॉडल ऐसा भी रहा जिसने डिलीवर किया है इस मुल्क को? जी देखिए, मैं पहले से आपसे यह अर्ज कर दूं कि देखिए, इसमें जो काम करने वाले हैं उसमें तमाम काम करने वाले शामिल हैं। तनख्वाह लेकर काम करने वाले भी शामिल हैं, बगैर तनख्वाह काम करने वाले भी शामिल हैं। इसमें वो भी शामिल है जो गाय लेकर निकला हुआ है, जो अब्बा के साथ दुकान पे बैठा है, जो मुर्गियों को दाना डाल रहा है, जो खातून घर के बर्तन धो रही है या कपड़े धो रही है, वो वर्किंग पॉपुलेशन है। ये जो पॉपुलेशन है, ये जो बेरोजगार है, ये वो बेरोजगार हैं जो बाहर कहीं बैठे हुए सर खुजा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। और इसके अंदर गैर तालीम याफ्ता लोग भी शामिल हैं, गैर हुनरमंद लोग भी शामिल हैं, जैसा आपने बताया, और डिग्रियां लेने वाले लोग 10 लाख डिग्री होल्डर्स हैं सर। क्यों जी? 10 लाख डिग्री होल्डर। आप तसव्वुर कीजिए कि जिनको हमने तालीम दी, पता नहीं हमने कैसी तालीम दी और कैसे रोजगार पैदा किए, और दोनों के दरमियान में कोई ताल्लुक ही पैदा नहीं किया। देखिए, अब दूसरी बात है ग्रोथ मॉडल की, कि मुल्क किस तरह से ग्रो करते हैं। मुल्क ग्रो करते हैं जब आप इंसानों पर इन्वेस्ट करते हैं, जब आप इंसानी तरक्की करते हैं, जब लोगों को तालीम देते हैं, जब लोगों को आप हुनरमंद बनाते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि वो इनोवेशन कर सकें। जब साइंस की तालीम देते हैं तो आप इनोवेशन की तालीम देते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ILO का एक सर्वे कहता है कि पाकिस्तान में 15 से 29 साल के 2/3 लोग ऐसे हैं जो ना एजुकेशन में है, ना एम्प्लॉयमेंट में है, ना ट्रेनिंग में है। यानी अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है इस उम्र का आदमी जो 15 साल से बड़ा है, 29 साल से कम है, तो वो किसी ट्रेनिंग में होना चाहिए ना, दुरुस्त। उसको किसी ना किसी एजुकेशन में होना चाहिए ना। यानी वो मुस्तकबिल के लिए भी तैयार नहीं हो रहा। और आपकी जो मईशत है वो ऐसे सेक्टर्स को आगे लेकर बढ़ रही है जो एलीट के पेट भरती है, जो मईशत की रफ्तार नहीं बढ़ाती, जो मईशत को नहीं बढ़ाती, जो पूरे का पूरा मॉडल है। आप तो देखें, वो तो चंद दिन पहले आपके सामने मजमूई तौर ये कह सकते हैं कि हमारा मॉडल ही ग्रोथ मॉडल नहीं है, हमारी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, मैं आपकी जानिब आऊं। एक तरफ माशी बेहतरी के बड़े बड़े दावे हैं, अभी जैसे ज़ैगम साहब ने तो अभी कुछ देर पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया। दूसरी तरफ ये होशरुबा इंकशाफ खुद हुकूमत हमारे सामने रख रही है अपनी रिपोर्ट लाकर, और जिसको कहा जा रहा है टिप ऑफ आइसबर्ग अगर ये है, यहाँ पे 80 लाख अफराद बेरोजगार हैं। तो हुकूमत अपने इन आदादो शुमार से किस तरीके से रोजी रोटी, जिंदगी, जॉब्स, बुनियादी ज़रूरियात फिर आवाम को दे पाएगी? आप सूबों और विफाक के बीच भी कोई तालमेल देखते हैं इस पूरे मामले पर? आयशा, जो आदादो शुमार इस सर्वे में आए हैं और आपने उनका खुलासा भी पेश किया, वो यकीनन एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, और इसके जो नौजवान हैं जिनकी बेरोजगारी का आपने जिक्र किया, और ये भी बतलाया कि सबसे ज़्यादा जिस एज कैटेगरी में बेरोजगारी है वो 19 से 24 या 25 साल, यानी कि बिल्कुल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हम कहते हैं। और अगर आप सूबों के हिसाब से देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा है बेरोजगारी, उसके बाद फिर पंजाब में, और फिर बलूचिस्तान और सिंध में इस तरीके से आती है। असल में मामला इस तरह से है कि हम पिछले 3 साल से ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हम एक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में है। IMF की जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम होता है उसका शॉर्ट टर्म में जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जो आपकी शरह तरक्की है वो मसदूद हो जाती है, गिर जाती है।
यानी कि इकोनॉमी उस तरह से ग्रो नहीं करती, क्योंकि आप अपनी का जो खसारा होता है उसको कम करने के लिए आपकी स्पेंडिंग और मईशत का फैलाव जो है उसके ऊपर असर पड़ता है। और यही हम गुजर रहे हैं, इसी खदशे का इजहार बार बार बहुत से माहिरीन करते हैं, जो कहते हैं कि पाकिस्तान को IMF के अलावा भी कुछ अपनी खुद इन्हिसारी करके नई तर्ज पर अपनी मईशत को छालाना चाहिए। तो ये बुनियादी वजह है कि आज हम पे ये देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान की शरह तरक्की गिर चुकी है। और देखिए, अगर ग्रोथ नहीं होती तो फिर जॉब्स नहीं बनती, बहुत सादा सी बात है। और यही वजह है कि जब तक हमारी शरह तरक्की ऊपर नहीं उठेगी और उस वक्त तक नौकरियां नहीं मजीद होंगी। अब उसके लिए क्या जरूरत होती है? उसके लिए सबसे अहम चीज इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी। और सरमायाकारी भी वो वाली नहीं जिसका हम हर वक्त जिक्र होता है मीडिया में कि जी कोई बाहर से आ जाएगा, अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से, UAE से। ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जैसे कहा जाता है, ताकि लोग यहाँ पे कारोबार लगाएं, सनतें लगें, रोजगार पैदा हो। क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो समरात हैं वो सब तक पहुंचे। वो ठीक है, मईशत को जो है एक फैलाव उसमें दे सकते हैं और शायद कुछ नौकरियां भी बन जाती हैं और फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है। लेकिन जो असल यहाँ पर मसला है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का है, और वो नहीं हो रही। और उसकी वजह सूद की शर जो है, बैंक का लोन्स जो है वो बहुत शरह सूद बहुत ऊपर है। और इसी तरह बिजली की और गैस की कीमतें जो है वो भी बहुत ऊपर है। फिर ऊपर से टैक्सेस का जो सिस्टम है पूरा, और फिर जो इनसिक्योरिटी है, उसकी वजह से बहुत से सरमायाकार जो हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जिनके पास है भी कैपिटल, वो नहीं इन्वेस्ट करते, वो जाके दुबई में प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं। रज़ा रूमी साहब, कता कलामी की माजरत ये इनसिक्योरिटीज और अदम एतमाद में। और आप अगर बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है जो लोग हमें रूल कर रहे हैं उनको भी पता है कि ये चीज एक एग्जिस्टिंग फैक्टर मौजूद है। क्या हमारा मॉडल कोई सिमत रखता है, एक ग्रोथ मॉडल हम कह सकते हैं? नहीं तो क्यों हम नहीं समझ पाए इस बात को? देखिए, ग्रोथ जो लोग हैं इक़्तिदार में, उनका काम होता है डंग टपाओ, यानी मेरे 2-3 साल हैं कैसे गुजरेंगे। आपको पता है कि सिविल गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनका तो दौरानिया 3 साल से ऊपर होता ही नहीं है। हर वजीर आजम जो होता है, हर पार्लियामेंट जो होती है, वो अपने बचाव की तदबीर में लगी होती है। बाकी जो बड़े अफसरान होते हैं वो भी इसी चक्कर में होते हैं कि जी हमारा टाइम कैसे निकलेगा। इसके लिए आपको तवीलुल मयाद प्लानिंग चाहिए, जिसे हम बार बार जिक्र करते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी का, कि तमाम सियासी जमातें या कम से कम वो लोग जो कि अभी पावर में आ सकते हैं या बाहर है या हैं, वो मिलकर एक लाए अमल पर इत्तेफाक करें। ये जो अभी बातें कही जैगम साहब ने, इंसानी तरक्की, ह्यूमन कैपिटल, तालीम है, सेहत है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आपने इंसानी तरक्की या ह्यूमन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें वो तरजीहात में दिखाई नहीं देता। यहाँ पर शहजाद साहब, पढ़े लिखे अफराद की इतनी बड़ी तादाद का बेरोजगार होना, 10 लाख का नंबर तो ये रिपोर्ट बता रही है, और मे भी ये इससे भी ज्यादा हो। क्या निज़ाम तालीम पर सवाल है, निज़ाम हुकूमत पर सवाल है, पूरे निज़ाम की नाकामी पर सवाल है? क्या मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम को अंदाजा है कि पढ़ा लिखा बेरोजगार ज्यादा खतरनाक हो सकता है, एक अनपढ़ बेरोजगार से ज्यादा बड़ी लायबिलिटी बन सकता है माशरे के लिए? आयशा, जो मैं आपके सवाल से समझा हूं वो ये है कि आप चाह रही हैं कि ये जो पैनल है आपका, ये हुकूमत को, औरंगजेब साहब को, एहसन इकबाल साहब को मईशत को दुरुस्त करना सिखाए। अब आया हम में ये काबिलियत है, जबकि वो वजीर भी रहते हैं और बार बार वजीर बनते हैं इन महकमों के, उसके बावजूद अगर हम ही ने काम करना है तो फिर हमारे हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि ये पैनल उनको बताए कि असल में इकोनॉमी की सही सिमत क्या है। बहरहाल कोशिश करते हैं अपने देखने वालों के लिए, अगर उनके लिए नहीं तो देखिए, इकोनॉमी के 3 सतून होते हैं। एक होता है सरमाया यानी कैपिटल, एक लेबर, और तीसरी कुदरती वसाइल। इन 3 की बुनियाद पे कोई भी इकोनॉमी खड़ी होती है। आपके मुल्क के अंदर सरमाया कितना है, कहाँ है, ये किसी को नहीं पता, और जो पता लगता भी है, पता चलता है कि वो मुल्क से बाहर जा चुका है। तो सरमाया आपके मुल्क में ठहरता नहीं है किसी वजह से। ये सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी।
लेबर बेशुमार है, लेकिन लेबर उस तरह की नहीं है जिसको आप फौरन काम पे लगा दें, क्योंकि आपने ट्रेन नहीं किया, उनको पढ़ाया नहीं, उनको इस तरीके से आजकल के हालात के मुताबिक तैयार नहीं किया, तो वो आपको कोई फायदा नहीं दे पाते। वरना जिस तरीके से आपने कहा, बेरोजगार लोग तो बहुत ज्यादा है और लेबर भी बहुत ज्यादा है। कुदरती वसाइल की हम बात करते हैं, लेकिन जहां गैस खत्म हो गई हो, तेल के ऊपर अभी भी सोच विचार जारी हो कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो बाहर सूरत ये एक ऐसी एफर्ट है जिसके पीछे कहते हैं मिनरल्स हैं हमारे पास, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, ये वो वगैरह, वो देख लेंगे जब आता है। उसकी एक भी प्रोसेस है, लंबा टाइम लगता है। रेकोडेक का मामला अभी हमारे सामने पड़ा हुआ है, वो कब रिजल्ट देना शुरू करेगा कॉपर और गोल्ड की शक्ल में। ये मुश्किलात हैं हमारे मुल्क के अंदर, इसकी वजह से इकोनॉमी हमारी उस पांव पे, उन सतूनों पे खड़ी नहीं हो पाई। दूसरी आ जाते हैं कि इकोनॉमी के वो ग्रोथ के कौन से 3 एरियाज हैं जो ग्रोथ देते हैं किसी भी इकोनॉमी को। ज़राअत, आपकी सनत, और तीसरा सर्विसेज सेक्टर। अच्छा, अब ज़राअत का हाल ये है कि हमारी यील्ड पूरे इस खत्ते के अंदर सबसे कम है पर एकड़, तो उस वजह से ना किसी ने आज तक ध्यान दिया कि अच्छा इसका बीज की क्वालिटी क्या है, पानी मिलता है नहीं मिलता, क्लाइमेट चेंज के मामलात हैं, किसान का मामला कैसे हल करना है, और अगर उसको करना भी है तो उसको किस हद तक हम आगे एडवांस और प्रोग्रेसिव तरीके से ज़राअत को लेकर चल सकते हैं। हमारा किसान अभी भी पुराने तरीके से काम करता है, पुराने किस्म के पानी इस्तेमाल करता है, तो इसलिए ज़राअत के अंदर से वो यील्ड नहीं मिल पाती जो होनी चाहिए। और हम कमज़ोर, हम सबसिस्टेंस है, यानी जितना कोशिश करते हैं उतना उगाएं जितना हमें इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है। सनत हमारे मुल्क से जा चुकी है, जा रही है, जो हैं वो लगाते नहीं है, इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया गया, तो ये एक और। सर्विसेज सेक्टर का मुराद ये होती है कि आप लोग तैयार करते हैं जो कि आपके वैल्यू एडिशन कर सकें। अगर आप उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहे, अगर आपने जेम के अंदर अभी तक ट्रेन नहीं किया, आपने पत्थर काटना उनको नहीं सिखाया, आपने नर्सेज और हेल्थ केयर के अंदर अब लोग नहीं बनाए, तो किस तरीके से आपकी जो ये फले फूलेगी, ये जो सर्विसेज का सेक्टर है। आपके उस्ताद सबसे कमजोर तरीन है। बहरहाल ये हमारी, इस वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। आ जाते हैं अब ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? इन्वेस्टमेंट तो नहीं आती। आपको पता है कि 16 कम से कम 17% हमारी इन्वेस्टमेंट टू ग्रो जीडीपी रही है इस मुल्क की तारीख के अंदर, तारीखी तौर पर। अब हम 13% के ऊपर है, 17% थी, अब 13% है। दुनिया का लेवल क्या है? दुनिया की एवरेज है कम से कम 20% होनी चाहिए किसी भी इकोनॉमी को, मीशत को पाल होने के लिए, उसको अपने तौर पे बराबर रहने के लिए 20%। हम 13% पे बैठे हुए हैं। यूरोपियन यूनियन कितना करता है? 48%। हम वहां पे भी नहीं जाते। अब सवाल ये पैदा होता है, अच्छा सीपेक हमें एक मौका मिला, सीपेक हमने उसको खत्म करके रख दिया। अभी आजकल एहसन इकबाल साहब लड़ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से सीपेक वापस नहीं आ रहा जिस तरह आना चाहिए था। लेबर, उसकी ट्रेनिंग हुई, हमने ट्रेन ही नहीं किया उन लोगों को। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इकोनॉमी के साथ क्या कोई सिमत है? नहीं है। डंग टपाओ इकोनॉमी, जिस तरीके से मैंने लिखा भी हुआ और कह दिया उन्होंने, तो सिमत कोई नहीं है, डंग टपाओ इकोनॉमी है। किसी ना किसी तरीके से तैरते रहें, डूबे मत, और इसी के अंदर अपनी बहादुरी और जीत समझें। दुरुस्त हो गया इफ्तिखार साहब। डंग टपाओ इकोनॉमी है, एलिटिस्ट इकोनॉमी है, ऊपर जितने पैनलिस्ट ने बात की सब ये कह रहे हैं कि डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही। मगर शहबाज शरीफ साहब ने दिसंबर 2022 में अपने बयान में ये कहा कि IMF के सामने एड़ियां रगड़ी, पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए, क्या क्या जमानतें ली, तब जाकर IMF का प्रोग्राम दोबारा शुरू हुआ। यानी कि पूरी काविश से शुरू हुआ और एक हमने अपना मॉडल बनाया कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल होगी। अब एहसन इकबाल साहब जो इस रिपोर्ट में एतराफ़ात कर रहे हैं, इतने तजर्बाकार सियासतदान क्या ट्रैप में आ गए? किसी कोई ट्रैप में नहीं आया। कुछ मनसूबाबंदी दुरुस्त नहीं है। अगर हम पिछले 30-40 साल में देखें तो कौन इक़्तिदार में रहा, ये बहुत अहम सवाल है। और जो इक़्तिदार में रहे उन्होंने क्या प्लानिंग की? एहसन इकबाल ने पहली प्लानिंग जो की, उसने कहा कि ये 20 साल की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। उस 20 साल की प्लानिंग पे क्या अमल हुआ? मसलन आपने एक सवाल हमें बताया है कि ऐसे लोगों की तादाद लाखों है जिनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन वो बेरोज़गार हैं। चलें जी, उनको डिग्रियां देने के लिए जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई, उनमें जो लोगों ने उनको तरबियत दी, उनको तालीम दी, उनका मेयार क्या था? और जो पैसा उन लोगों के वालिदैन का तबाह बर्बाद किया और ख़र्च किया, उसका ज़िम्मेदार कौन है? और अगर यही जो 10 लाख डिग्री होल्डरों को अगर हमने कोई टेक्निकल इल्म सिखाया होता, मसलन आप कारों को देख लें, लाहौर में कारों की तादाद इतनी लाखों है, लेकिन यहाँ पे वो बेहतरीन वर्कशॉपें इतनी नहीं हैं, तो हम वर्कशॉपें ही खोल लेते, हम लोगों को कारों को रिपेयर करना ही सिखा देते।
हम लोगों को मोटरसाइकिल बनाना ही सिखा देते, हम लोगों को साइकिल बनाना ही सिखा देते, तो ये 10 लाख डिग्रियां वाले आज इस सफ में ना खड़े होते जिसको आप बेरोजगार कह रहे हैं। तो क्या वो सिखाने वाले इदारे भी मौजूद थे? यस थे, टेफ्टा वगैरह मौजूद थे, लेकिन उनकी तादाद कम थी। और ये काम उन लोगों का था जो इस मुल्क में सियासत करते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, जाके वहाँ पे तकारीर करते हैं। ये उनका काम है कि आबादी के लिहाज से देखें। मसलन सबसे बड़ा मसला जो है वो है, मैंने तो कारोबारी इदारे में ये जो है ये मदाखलत से पाक होने चाहिए। हमारे तमाम कारोबारी इदारे जो है वो हुकूमती मदाखलत से पाक नहीं है, बल्कि हुकूमत उनको चलाती है। जब आप हुकूमत कारोबारी अदारों को चलाती हो तो वहाँ पे फिर क्या बेहतरी आएगी? फिर तकनीकी तरक्की के साथ इक्तिसादी तरक्की मुमकिन है, जो मैंने पहले अर्ज़ किया। तकनीकी तरक्की मुझे बताएं, हम दे ही नहीं रहे, तो फिर इक्तिसादी तरक्की कहाँ से आएगी? ये सीपैक की बात हुई, बिल्कुल ठीक है। सीपैक था कि वहाँ से लेके हरिपुर तक जितनी भी सड़क के किनारे है हम वहाँ पे फैक्ट्रीज बनाएंगे। किधर बनी? कौन सी फैक्ट्री बनी? कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया बना लिया किसी ने भी, या उसकी बुनियाद ही रख दी हो? आगे चले, अब देख, सरमायाकारी से पैदावारी सलाहियत बढ़ती है। सरमायाकारी हो रही है किसी ऐसे सेक्टर में जहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिल सकती। सरमायाकारी होनी चाहिए थी सर्विसेज में, वहाँ पे सरमायाकारी नहीं हो रही। और उसकी ना होने की वजह है कि जब आप कारोबारी इदारों में मदाखलत करेंगे, मसलन हमारा जो टैक्स का निज़ाम है, ठीक, मैं अपनी ज़ात की हद तक इसको बदतरीन समझता हूँ, लेकिन सरमायादार से जहाँ से इनको टैक्स लेना है, जहाँ से इनको रिकवरी करनी है, जहाँ पे इनको पैसा बचाना है, वो अपना देने को तैयार नहीं है। क्या हुकूमत की माशी सिमत दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल मुझे तो नहीं। जो आपने रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी, वजीर ने दी है। अब आपसे मुराद हमेशा ये होता है कि द मैन हु इज प्रेजाइडिंग द मीटिंग, ठीक हो गया, मिस्टर प्रेसिडेंट कहा जाता है। बस ब्रेक का कह दिया मुझे, ब्रेक पे बात ये, ब्रेक में जाइएगा। यही तो हौसला है ना कि ब्रेक पे ही रहे हैं। ये सारा अरसा जो मैंने बताया 30, 35, 40 साल का, आपके जरिए यही आवाम को समझाना चाह रहे हैं कि वोट लेने के बाद सियासतदान ब्रेक पे चला जाता है, उसको जगाना जरूरी। 30-35 साल से जो हुकूमत में है वो ब्रेक पे ही है, वो ब्रेक पे है। That is the problem। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद के शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को पीछे छोड़ दिया। क्या नवाज शरीफ की सियासत गए दिनों की बात हो गई? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नवाज शरीफ ने कहा है कि वजीर आजम और वजीर आला पंजाब तरक्की में मुझसे भी आगे निकल गए। नौमुंतखब अरकान असेंबली से खिताब में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सिर्फ तबाही आई, बदतमीजी का कल्चर आम किया गया और मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। PTI अपने दौर में महंगाई बढ़ाकर 39% पर ले आई, जबकि हमारे दौर में महंगाई सिर्फ 3% पर थी। अगर तरक्की का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान का दुनिया में आज एक मकाम होता और IMF की फिक्र नहीं होती। उन्होंने कहा कि 2018 से 2022 के दौरान जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार PTI वाले हैं। नफरत, झूठ, फसाद, फितने की सियासत PTI ने मुतारिफ कराई। ऐसे हालात में भला मुल्क कैसे तरक्की कर सकता था? बानी PTI सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं बल्कि उसे लाने वाले भी मुजरिम हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में PTI की जानिब से इलेक्शन के बायकॉट का कहा गया। ये कैसा बायकॉट था जिसमें उमर अयूब की बेगम इलेक्शन लड़ रही थी? अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में झूठ और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी और फितने की सियासत को शिकस्त हुई। आज मेरिट पर काम हो रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं, लैपटॉप मिल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ग्रीन बसेस चल रही हैं, अमन व अमान की हालत बेहतर हो गई है, मज़ाहिब की तफरीक के बगैर राशन कार्ड मिल रहे हैं और मजीद मंसूबे अभी सामने आएंगे। काफी अरसे बाद नवाज शरीफ की जानिब से खुलकर सियासी बातें की गई हैं। फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ सियासत में फाल किरदार अदा करते दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने आज भी वही बातें की जो वो काफी अरसे से करते आए हैं। ताहम आज नवाज शरीफ का खुलकर सियासी बातें करना क्या इस बात का पेशखैमा हो सकता है कि नवाज शरीफ 18 माह जैसी गैर फालियत सियासत में कदरे फाल किरदार अदा करेंगे? अगर करेंगे तो उसके क्या असरात हो सकते हैं? इसी मौजू पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब तरक्की में मुझसे आगे निकल गए। नवाज शरीफ के अदवार तरक्की पर जोर दिया तो अपने सियासी किरदार को भी मजबूत किया। क्या शहबाज शरीफ की तारीफ करके नवाज शरीफ अपने माजी की सियासत को खुद रद्द कर रहे हैं?
इफ्तिखार साहब, नवाज शरीफ साहब ने आज गुफ्तगू काफ़ी अरसे बाद की है और वज़ीर आज़म यानी अपने भाई और बेटी के काम को सराह भी रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझसे आगे वो चले गए, मगर जो उनका भी पॉलिटिकल किरदार बड़ा स्ट्रॉन्ग होता देखा हर दौर में उनके, वो एक सियासी कद के साथ भी खड़े हुए और अपने स्टैंड्स भी लेते रहे। क्या उस तरह की सियासत माजी हो गई या नवाज शरीफ अपनी उस सियासत को कह रहे हैं कि वो ज़रा पीछे की थी, अब नहीं चल सकती और ये सियासत बेहतर है जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं इस वक्त? मेरा ख्याल है आप इसका जो माना उन्होंने कहा है गलत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला तरक्की में मुझसे आगे निकल गए, तो ये दुरुस्त है कि जो मनसूबा उन्होंने 2008-2013 के दरमियान में जो तरक्की उन्होंने की थी और इससे पहले जो उन्होंने मोटरवेज पर वगैरह पर काम किया, उसके बाद फिर उनको ब्रेक मिला, फिर कोई और लोग इक़्तिदार में आ गए, वो कंटिन्यूटी नहीं रही। अब इनकी सारी की सारी जो कोशिश थी वो सी पैक के हवाले से काम करने की थी और वाकई ये सब मानते हैं, उनके मुखालफिन भी जो इक़्तिसादी माहिरीन हैं, कि सी पैक अगर पर अमल हो जाता तो आज हम बहुत अच्छे हालात में से गुजर रहे होते। तो मैं समझता हूँ वो ठीक कहते हैं। और अगर वो शहबाज की तारीफ़ कर रहे हैं और मरीम की तारीफ़ कर रहे हैं तो ये ठीक है। जो मंसूबे उनके जहन में थे नवाज शरीफ के, जिसको वो मुकम्मल नहीं कर पाए, वो मंसूबे नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अब शहबाज और मरियम पूरे कर रहे हैं। पौने 2 साल में ऐसी कौन सी तरक्की है जो नवाज शरीफ साहब नहीं कर सके? मसलन देखें कि सूबे के अंदर जो नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं जो बुनियादी तौर पे आवाम को सहूलतें फराहम करने के हैं, ये कैसे थे। फिर दूसरी बात है, मरकज़ के अंदर जो कोशिश की जा रही है कि जो बैंक करप्ट मुल्क था उसको बैंक करप्शन से बचा के मुल्क से बाहर जाके उन ममालिक से पैसे मांगना, उनसे अपने तल्लुकात को बेहतर करना और उनसे कहना है कि सरमायाकारी आगे करें, ये बहुत बड़ी बात है। मगर हो नहीं ना, अभी ऊपर आपने कहा कि डायरेक्शन ही नहीं है इनकी पॉलिसीज की। वो मैंने आपके पहले सवाल में कहा। तो हुकूमत तो यही है ना, मैं इसी हुकूमत की पॉलिसी की बात कर रही हूं। नहीं, आपका दूसरा सवाल कुछ और है। पहला सवाल था कि एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में बताया गया कि ये नाअहलियां हुई हैं। हुकूमत की रिपोर्ट हुकूमत ने दी यार, चलो मान लिया, वो नाअहलियों पर मुश्तमिल है। उस नाअहलियों की वजूहात को मैंने आइडेंटिफाई किया। अब आपका सवाल है नवाज की सियासत, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि माजी की सियासत को खुद रद्द कर रहे हैं अपनी सियासत को, जहां उनका एक बड़ा मजबूत एक लफ्ज़ भी सियासत से मुतल्लिक नहीं है। ठीक हो गया है। बात ये है, नवाज शरीफ लीड कर रहे थे। आपने देखा नहीं कि पिछले दिनों जब वो बैठे हुए थे मरी के इलाके में तो क्या कर रहे थे? दुरुस्त हो गया। मीटिंग्स वहीं पे हो रही थी। जब तक आप एक पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करेंगे, फिर कल अगर फर्ज करो यहाँ पे एक और हुकूमत आ जाती है और जो एक साफ सुथरा पंजाब का कॉन्सेप्ट है, हौसला रखें ना सुनने का, साफ नहीं, टाइम छोड़ें, बात या किया ना करें या बात पूरी करने दिया करें। साफ सुथरा पंजाब एक खरबों रुपए का एक प्रोजेक्ट है, शुरू किया गया है। कल उसमें एक नई गवर्नमेंट आ जाती है, वो आके उसको ठप कर देती है, तो फिर क्या होगा? सवाल है कंटिन्यूटी चाहिए। वो ये कह रहा है कि जो वो सोचता था, जो उसकी सोच और फिक्र थी, उसकी कंटिन्यूटी में काम हो रहा है। दिस इज द मैसेज ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इन दिस मीटिंग। ज़ैगम साहब, नवाज शरीफ साहब कहते हैं बानी पीटीआई अकेला मुजरिम नहीं, उसे लाने वाले भी मुजरिम हैं। मुकदमात का फौरी खात्मा, इलेक्शन में सवालिया कामयाबी, मुतनाज़ मैंडेट, बेटी वज़ीर आला 27वीं तरमीम पर अपने हाथों से दस्तखत करके हाइब्रिड निज़ाम को तौसीक देना, क्या आज भी और अब भी नवाज शरीफ को लाने वालों या निकालने वालों की बात करना ज़ेब देता है? देखिए, अब क्या हम लाने वालों की बात करें, हमारे तो बाल सफ़ेद हो गए। 1985 से देख रहे हैं कि कैसे लाने वाले ला रहे हैं और किस किस को ला रहे हैं, और ख़ुद इस कहानी में मुस्लिम लीग का कितनी दफ़ा नाम आता है। ये सियासी बयान है, इसको जाने दें। हमारे लिए लाने वाले अवाम होते हैं। अहम बात यह थी कि मुस्लिम लीग नवाज को जिसकी भी सपोर्ट थी, वो इस वजह से इतनी बड़ी पार्टी बनी कि उसने अवाम के दिल जीते थे, अवाम उसके साथ हुए थे। कोई ऐसा खला पैदा हुआ था सियासी जिसको मुस्लिम लीग नवाज ने उस वक्त पुर किया था और इतनी बड़ी पार्टी बनी थी। अब भी मसला सिर्फ ये नहीं है कि पीटीआई को कोई लाया था, ज़रूर लाया था, हमारे सामने है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि पीटीआई एक मकबूल जमात बनी, पीटीआई को अवाम ने मकबूलियत दी और इस वजह से दी कि कोई ऐसा खला था जिसको पीटीआई ने पुर किया। और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उनकी सियासत ने वो कौन सा खला पैदा किया जिसकी वजह से पीटीआई इमर्ज की। उन्होंने कौन सा ऐसा खला पैदा किया जिसकी वजह से यूथ इन दो जमातों से हटकर उस तीसरी जमात के पास चली गई।
मसला सिर्फ नहीं है कि आप यूथ को कहें कि इस पार्टी ने बिगाड़ दिया होगा। मसला तो यह है कि यूथ आपको छोड़ के इनके पास गई क्यों। मैं बता देता हूं क्यों गई। क्योंकि मियां साहब, आपकी पार्टी में जमहूरियत नहीं थी, जिसकी वजह से नई लीडरशिप नहीं आई, नया ब्लड नहीं आया। आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो 80 की दहाई में जिन्होंने आपको ज्वाइन किया था, जो 70 साल से ऊपर के हो चुके हैं, 80 साल के हो चुके हैं, और जब कोई फौत होता है तो उनका बेटा या बेटी या बहन उनकी जगह आते हैं। किसी कारकुन को यह हक नहीं है कि वो भी लीडरशिप में शामिल हो, क्योंकि आपकी पार्टी जमूत का शिकार है। जमूत का शिकार है तो 20वीं सदी में फंस कर रह गई है। ये मुस्लिम लीग नवाज की कहानी है, ये पीपल्स पार्टी की कहानी है। अब दुहाइयां देने की बात नहीं है, ये कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने की बात नहीं है, गौर करने की बात है कि आपकी सियासत किस तरीके से आपकी पार्टी को अंडरमाइन कर रही है और खुद आपको पीछे धकेल रही है। दुरुस्त हो गया। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक ले तो शहजाद साहब और रजा रूमी साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, नवाज शरीफ साहब ने आज भाई और बेटी की हुक्मरानी को ज़बरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया है। 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और हम ये माजी में देखते रहे हैं कि वो लोगों को जाके मिलते और जानते थे। क्या वो इस बात का एहसास रखते हैं कि आज महंगाई, बढ़ती गुर्बत, बेरोज़गारी और इन तमाम मसाइल और अमन व अमान की दरअसल सूरत हाल या ग्राउंड रियलिटी क्या है? आयशा जैगम साहब के खूबसूरत तज्जिए के बाद गुंजाइश तो नहीं रह जाती कि कुछ और ऐड किया जाए, लेकिन बहरहाल कुछ फिल इन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ 4, और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी यकीनन इस पे एग्री करेंगे, 4 ही हमारे बड़े सियासतदान हमें नजर आते हैं कायदे आजम के बाद, जब से पाकिस्तान अपने तौर पे बना और उसके बाद फिर उसकी सियासत और जमहूरियत कायम हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो दुनिया से चले गए, कुछ देर के लिए कायम रहे। बेनज़ीर भुट्टो कुछ देर के लिए जब तक आई, उसके बाद चली गई। नवाज शरीफ और इमरान खान। इमरान खान का शायद इसलिए बहुत से लोग डिसएग्री करें, लेकिन बहुत से लोग एग्री भी करेंगे क्योंकि उसका एक असर, ऐसा असर है जिसने पाकिस्तान की सियासत को आजकल के माहौल में डिफाइन किया हुआ है। अब वो सही है या गलत है, उसके अलावा उससे कतई नजर एक ही आवाज़ है इन 4 में से जो कि इस वक्त आज कायम है अपनी जगह पे, जो कि ये आवाज़ उठा सकती है सियासत के बारे में, और वो नवाज शरीफ साहब हैं। अब जो आवाज़ उन्होंने उठाई है उसको हम सियासत से तशबीह दे रहे हैं। सियासत सिर्फ मईशत नहीं हुआ करती, सियासत सिर्फ तरक्की नहीं हुआ करती, सियासत आज़ादी भी होती है, सियासत एहसास भी होता है, सियासत उम्मीद भी होती है, सियासत इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी होता है। सियासत एक ऐसी फ़ज़ा, उम्मीद की फ़ज़ा को कायम रखने का नाम है जहाँ लोगों को ये यकीन हो कि उनकी आवाज़ सुनी भी जाती है, मैटर भी करती है और उनकी ओपिनियन भी मैटर करती है। ये सियासत है मेरी नज़र में। आज अगर नवाज शरीफ साहब ने इस सियासत को खैरबाद कह दिया है और उस सियासत को अपना लिया है जो कि शहबाज शरीफ साहब या आजकल के माहौल में जो चल रही है, तो फिर पाकिस्तान के अवाम की एक मैं बदकिस्मती समझूंगा कि उस सियासत का नाम लेने वाला अब कोई नहीं रह गया जो कि पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद दिला सकती है और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। उस सियासत की आवाज़, आज़ादी कितनी है, सहाफ़त की आज़ादी कितनी है, को हम कितना खुल के बात कर सकते हैं, कितना खुल के लिख सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते बात और नहीं लिख सकते उतना खुल के, तो फिर इसका मतलब है कि वो आज़ादी जो होनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम के पास अपनी जगह पे कायम नहीं। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की तारीफ करते वो कहते हैं मुझसे आगे निकल गए। शहबाज शरीफ साहब के 2 अदवार हैं, मुख्तलिफ तर्ज़ हुक्मरानी है दोनों भाइयों का ही। आपके ख्याल में वो वाकई भाई और बेटी की तारीफ करें? दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जा सकता है कोई सियासी पैगाम है या अपना सियासी बयानिया भी क्लियर कर रहे हैं इसके अंदर? आयशा, ये बहुत वाज़े एक मैसेज है। एक तो मैसेज ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सी स्पेकुलेशन की जा रही थी कि शायद वो नाखुश हैं इस पूरे सिस्टम से, शायद उनकी सोच अलग है, लेकिन उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में अपनी मुकम्मल सपोर्ट जो है वो अपने भाई और अपनी बेटी को दी है। और यकीनन जो बहुत सी लोग इसके ऊपर वो स्पेकुलेट करते हैं उनकी बात को भी रद्द कर दिया उन्होंने, और ये भी उन्होंने क्लियरली बता दिया कि इस वक्त वो और उनकी पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर इस हाइब्रिड रजीम जो है, निज़ाम जो है, उसका हिस्सा है। देखिए, ये उनकी बयानात और उनकी सियासत को देखने के 2 जाविये हैं। एक जाविया तो है आइडियलिस्टिक, जिसकी अब बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हुई है, क्या वोट को इज्जत मिली है, क्या सिविलियन सुप्रीमेसी का बोलबाला हुआ है, जो कि
माजी में नवाज शरीफ साहब की सियासत रही है और शायद अभी भी होगी किसी हद तक, लेकिन अभी जो उनकी पार्टी का अमल है वो जरा मुख्तलिफ है। लेकिन दूसरा जाविया ये है कि सियासी पार्टियां सियासत क्यों करती हैं? वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो करती हैं ताकि वहां पे अपना एजेंडा या जो भी है वो उसको पूरा कर सके। पाकिस्तान की जो जमीनी हकायक है उसमें आज के दौर में हाइब्रिड सिस्टम से ही आप इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं। दूसरी एक जो पार्टी है मैदान में इस वक्त जो टकराव कर इक़्तिदार हासिल करना चाह रही है, आप देख लें कि वो कहां पर है इस वक्त। तो इसलिए उनके लिए ये एक कामयाबी की भी एक दलील है, क्योंकि आप अगर नोट करें तो आज से 3-4 साल पहले तो वो जेल में थे, उनके भाई भी जेल में थे, उनकी बेटी भी जेल में थी, और जो तमाम तर हालात कैसे यकसर बदले हैं कि पिछले 2 साल में उनकी पार्टी ना सिर्फ रूल कर रही है बल्कि अभी तो यूं लग रहा है कि शायद कोई उनको इमीडिएट खतरा भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये उनका पैगाम था कि हम हैं यहाँ पर, डील विद अस। ठीक हो गया जी। कंक्लूड करते हैं और कुछ माजी से याद कर लेते हैं कि अपने अदवार में खुद नवाज शरीफ साहब अवाम के पास जाकर हालात मालूम किया करते थे। तो क्या भाई और बेटी जिनकी बहुत तारीफें कर रहे हैं उनकी हुक्मरानी को भी जानने के लिए और जज करने के लिए अवाम तक पहुंचेंगे और फिर समझेंगे कि ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।